गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पुर्तगाली को स्टार्ट कर लिया था। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कल हम लोग पुर्तगाली स्टार्ट कर लिए थे। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग देखिएगा तो उसमें हम लोग पुर्तगाली को स्टार्ट कर चुके थे कि भारत में पुर्तगाली का जो आगमन होता है उसको हम लोग देख रहे थे। पुर्तगाली को हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? चलिए, साउंड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है बता दीजिएगा कमेंट करके, इसको रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है? चलिए, तो पुर्तगालियों के आगमन में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था कि पुर्तगाली क्यों भारत आए थे। क्लियर है? पुर्तगालियों के आने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। जो भी प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा होगा, आप जाकर चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है? तो वहाँ हम लोगों ने समझा था कि पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो उनके आने के पीछे का कारण क्या था। तो पहला कारण हम लोगों ने देखा था कि जो अरब व्यापारी थे, अरबों के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, यानी अरबों के व्यापारिक प्रभाव को समाप्त करना। हम लोगों ने पहला कारण हम लोगों ने देखा था कि अरबों का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करना। क्लियर है? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, यह पहला रीजन था, पहला उद्देश्य था पुर्तगालियों के आगमन का। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। क्लियर? व्यापारिक एकाधिकार यानी जो ट्रेड में जो मोनोपोली चल रहा था अरबों का, तो उसको समाप्त करने के लिए जो है मोनोपोली को समाप्त करना। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जो मसालों का जो व्यापार हो रहा था, उस मसालों के व्यापार पे एकाधिकार, मसालों के व्यापार पे एकाधिकार स्थापित करना, यह उनकी मंशा थी पुर्तगालियों की। क्लियर है? एकाधिकार। आप लोग सुनते चलिएगा, क्लास का स्पीड थोड़ा नॉर्मल है, सुन के भी आप लोग लिख सकते हैं। राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा अनदेखा कीजिएगा, कंटेंट पे फोकस कीजिए, कंटेंट अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। तीसरा क्या था? तीसरा रीजन था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये तीन कारण थे, ये तीन उद्देश्य थे जिसको लेकर पुर्तगाली भारत आते हैं। क्लियर है? ईसाई धर्म प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार करना। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसे देखा था। चलिए, तो अब इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा और कुछ समझ लेते हैं और कुछ बातें जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लास में कोई भी सुधार आप लोगों को लगे तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में बता के। ठीक है? चलिए, तो थोड़ा सा गवर्नर को पढ़ने से पहले थोड़ा बेस जान लेते हैं। तो होता क्या है, आप देखिएगा उस समय पुर्तगाल में किसका शासन था। जब वास्को डिगामा का आगमन होता है तो थोड़ा जो पुर्तगाली कॉन्सेप्ट है, पुर्तगाल में क्या चल रहा था, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जब वास्को डिगामा का समय था, उस समय पुर्तगाली शासक कौन हुआ करते थे? तो पुर्तगाल में शासक थे मैनुअल प्रथम। उस समय मैनुअल प्रथम थे पुर्तगाल में शासक, मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम के आदेश से ही वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकलता है। मैनुअल प्रथम के आदेश से ही वास्को डिगामा भारत आता है। वास्को डिगामा जो है वह भारत आता है। वास्को डिगामा 1498 में भारत आता है। 1498 में जो है
भारत आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है कि जो उस समय का जो राजकुमार था, पुर्तगाली जो राजकुमार था मैनुअल प्रथम, उसी से आदेश प्राप्त करके वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचता है। क्लियर है यहाँ तक? तो वास्को डिगामा जो भारत पहुंचता है, तो भारत में किस जगह पे वास्को डिगामा का आगमन होता है, यह प्रश्न भी बनता है। चलिए यह प्रश्न भी बनता है, थोड़ा आप लोग सुनते चलिएगा, सुन के भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो वास्को डिगामा कहाँ पहुँचेगा? तो वास्को डिगामा पहुँचेगा गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर। ध्यान दीजिएगा, गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर। गुजरात में बंदरगाह है कालीकट, गुजरात में बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह। क्लियर है यहाँ तक? कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा पहुंचेगा। क्लियर है? बंदरगाह। चलिए, तो गुजरात में जब पहुंचेगा वास्को डिगामा, तो यहाँ पे एक और प्रश्न पूछेगा कि जिस समय वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पहुंचता है, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो शासक रहता है जमोरिन। जो गुजरात का जो शासक रहता है वह कौन रहता है? जमोरिन रहता है शासक। यह भी याद रखिएगा, जमोरिन का शासन रहता है। ठीक है, ठीक है। और एक और थोड़ा सा डीपली अगर आयोग प्रश्न बनाएगा तो यह पूछ सकता है कि कालीकट बंदरगाह में पार्टिकुलरली किस स्थान पे वास्को डिगामा पहुंचता है। तो उस स्थान का नाम है कथाक डाबू। कालीकट बंदरगाह में एक स्थान है कथाक डाबू, इस पे स्टार लगा दीजिएगा। अगर थोड़ा सा डीपली अगर आयोग प्रश्न बनाएगा ना, तो ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो कथाक डाबू नामक स्थान, क्लियर है? नामक स्थान पर, कथाक डाबू नामक स्थान पर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अभी इसको थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि वास्को डिगामा भारत में गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचता है। कब? तो 1498 में। और जब वास्को डिगामा का आगमन होता है गुजरात में, उस समय गुजरात में शासक रहते हैं जमोरिन। और यह जो जमोरिन है, यह वास्को डिगामा का स्वागत करेगा, यानी वेलकम करेगा कि हाँ, कोई जमोरिन को पता चलेगा कि कोई नया व्यापारी जो है गुजरात में व्यापार करने के लिए आया है। तो जमोरिन उस व्यापारी का स्वागत करेगा, यही होता है। क्लियर है? जमोरिन के द्वारा जमोरिन के द्वारा स्वागत किया जाता है। ठीक है, देखिए, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने में वास्को डिगामा की सहायता कौन करेगा? तो सहायता करेगा अब्दुल मजीद नामक एक नाविक रहता है। ठीक है, ठीक है, नाविक बोल लीजिए या गुजराती व्यापारी भी बोल सकते हैं। सहायता कौन करेगा वास्को डिगामा का? सहायता करता है पहुंचने में अब्दुल मजीद। ठीक है, सहायता कौन करेगा? तो सहायता करेगा अब्दुल मजीद। अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, तो क्लास में ही सब याद हो जाएगा, पूरा फैक्ट क्लास में याद हो जाएगा। और बाकी कॉन्सेप्ट तो हम लोग आगे देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पुर्तगालियों के आगमन से रिलेटेड ज़्यादातर फैक्चुअल प्रश्न ही बनते हैं। यानी यूरोपीय कंपनी ओवरऑल देखिएगा ना, तो यूरोपीय कंपनी का जो आगमन जो टॉपिक है, यहाँ से ज़्यादातर फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है, उसको हम लोग जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग गवर्नर को जैसे ही पढ़ेंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे। ठीक है, तो सहायता कौन करेगा? तो सहायता करेगा अब्दुल मजीद। यहाँ तक क्लियर है? अब्दुल मजीद। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है उस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो
अब थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़े हैं उसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जब तक सबको याद नहीं हो जाएगा ना, तब तक क्लास में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबकी हेल्प करने की बात की जा रही है, ठीक है। जो समावेशी विकास का जो कॉन्सेप्ट है ना, सबका विकास, वही लक्ष्य है इस क्लास का। तो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि जो पुर्तगाल में एक राजकुमार रहता है, पुर्तगाल का शासक रहता है मैनुअल प्रथम के आदेश से वास्को डी गामा जो है भारत में व्यापार करने के लिए आता है 1498 में। व्यापार बोल लीजिए या भारत की खोज करता है पुर्तगाल के, बाहरी दुनिया के देशों के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत कहीं खोया हुआ था उसको खोजा गया, भारत पहले से ही है, प्राचीन समय काफ़ी पहले से भारत मौजूद है, लेकिन बाहरी दुनिया के देशों को पता चला कि भारत के बारे में 1498 में, जब वास्को डी गामा भारत का पता करता है, ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचेगा, तो गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर 1498 में पहुँचता है। और इस क्रम में कालीकट बंदरगाह पहुँचने में अब्दुल मजीद नामक व्यापारी जो है वह वास्को डी गामा की सहायता करता है। और जैसे ही वास्को डी गामा का गुजरात के तट पर आगमन होता है, तो जमोरिन जो शासक था वहाँ का, गुजरात का, तो उसके द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और देखिए कालीकट बंदरगाह पे पहुंचने के दौरान जो है ना, वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप की भी यात्रा करती है। जो रास्ता जो बना था ना, जो रास्ता वास्को डी गामा ने खोजा था, वह रास्ता जो था वह केप ऑफ गुड होप होते हुए आता था। तो यह भी थोड़ा याद रखिएगा कि वास्को डी गामा ने जिस रास्ते की खोज की थी वह केप ऑफ गुड होप होते हुए आता था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा 1498 में वास्को डी गामा आएगा, ट्रेड करेगा यहाँ से, फिर चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 1500 में दूसरा पुर्तगाली आएगा, उसका नाम होगा कौन, तो पेड्रो अल्वारेज। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम होगा पेड्रो अल्वारेज। यह भी प्रश्न कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि पहला तो सबको पता है, आप लोग बताइए कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यापारी कौन था। गवर्नर भी नहीं पूछेगा, ट्रिकी क्वेश्चन बनाना अगर चाहेगा आयोग तो वही पूछ देगा कि दूसरा जो है पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो ध्यान दीजिएगा कि दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था पेड्रो अल्वारेज, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि जैसे यहाँ अल्वारेज भी आता है, यह भी यहाँ से मसालों को खरीदेगा और अपने देश में ले जाकर बेचेगा। मसाला हो गया, सूती जो कपड़ा हो गया, इन्हीं सब चीज़ों का व्यापार होता था। मसाला, सूती वस्त्र और भारतीय मसालों का जो यूरोपीय जो देशों में काफ़ी मांग थी प्राचीन काल से ही। फिर देखिएगा कि 1502 में दोबारा वास्को डी गामा आएगा। 1502 में पुनः वास्को डी गामा आएगा भारत। क्लियर है? 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आएगा, पुनः वास्को डी गामा आएगा। पुनः वास्को डी गामा भारत आएगा। क्लियर है? सुनते चलिएगा, सुन के नोट्स बनाइएगा। क्लास का स्पीड काफ़ी नॉर्मल है, सुन के भी आप लिख सकते हैं। बस इतनी गारंटी है कि अगर आप लोग ध्यान से क्लास को सुन लीजिएगा ना, तो जो भी फैक्ट है आपको क्लास में याद हो जाएगा। उसके बाद बस एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन हो जाए, फिर देखते हैं कि एग्ज़ाम में प्रश्न अगर यहाँ से बनता है तो कैसे आप लोगों का गलत होता है। विश्वास रखिए, जो भी मिलेगा वह 100% लाभदायक ही होगा एग्ज़ाम में। एक बार विश्वास करके देखिए वीडियो को। क्लियर है? तो 1502 में पुनः वास्को डी गामा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1502 में पुनः वास्को डी गामा आया।
अब जब 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, तो उसके बाद जब वास्को डी गामा यहाँ से वापस अपने देश में लौटेगा, ठीक है, तो जो यहाँ से मसाला लेकर वास्को डी गामा जाता है, तो उस मसाले को जो है ना यहाँ से 60 गुना दाम में, यानी जिस प्राइस पे वास्को डी गामा मसाला खरीदता है, अपने देश में उसे ले जाकर 60 गुना दाम में बेचता है, यानी उसे 60 गुना लाभ होगा। वास्को डी गामा जब पुनः आएगा तो मसाला लेकर अपने देश में जाएगा। 1502 में पुनः आएगा वास्को डी गामा, 2 में पुनः वास्को डी गामा आएगा। पुनः वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत आया, भारत आया। क्लियर है यहाँ तक? भारत आया, मसाला को लेकर, और जब इन मसालों यहाँ से मसाला खरीद कर अपने देश ले जाएगा, तो मसालों के व्यापार पर 60 गुना लाभ हुआ। मसालों के व्यापार पर इसे अपने देश में 60 गुना लाभ मिला। ठीक है, इसे अपने देश में देश में 60 गुना लाभ हुआ। क्लियर है यहाँ तक? 60 गुना लाभ मिला। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि जैसे ही वास्को डी गामा को 60 गुना लाभ मिलेगा, तो दूसरे जो पुर्तगाली व्यापारी है अब भारत आने के लिए आकर्षित होंगे। सुनते चलिएगा। हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि हम लोग देखें कि वास्को डी गामा एक तो पहली बार 1498 में भारत आया। फिर वास्को डी गामा जैसे ही भारत से वापस अपने देश पुर्तगाल चला गया, तो उसके बाद हम देखें कि 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है, कैब्राल नामक दूसरा पुर्तगाली भारत आया। फिर वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आता है और यहाँ से ढेर सारा मसाला लेकर अपने देश लौटता है। तो जैसे ही यहाँ से जो मसाला लेकर वास्को डी गामा पुर्तगाल गया था, तो उस मसालों को अपने देश में 60 गुना अधिक दाम पे बेचता है। तो परिणाम क्या होगा कि वास्को डी गामा को 60 गुना लाभ प्राप्त होगा। कोई 1 रुपये की चीज़ जो है वह 60 रुपये में बिक रही है, तो 60 गुना लाभ तो हो ही रहा है। तो अब होगा क्या कि जो दूसरे पुर्तगाली व्यापारी हैं उनके मन में भी तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये वास्को डी गामा कैसे इतना सारा लाभ कमा रहा है। तो वो भी तो सोचेंगे कि हमें भी मौका मिले कि हम भी भारत जाकर वहाँ पे से व्यापार करें, वहाँ से मसाले लेकर आए। तो अब दूसरे व्यापारी भी जो है वो भारत आने के लिए आकर्षित होंगे। ठीक है, तो यही जो रीजन था। अब होगा क्या कि अब बहुत सारे जो पुर्तगाली व्यापारी हैं वह भारत आने लगेंगे। तो अब पुर्तगालियों के आगमन का क्रम जो है 1502 के बाद स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, तो एक और प्रश्न आपसे ये भी पूछ लेगा कभी कभार, अगर पूछ ले प्रश्न कि मध्यकाल में भारत से सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। एक बार और ध्यान से सुनिएगा कि अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय देश कौन है, मध्यकाल में सबसे पहले
जो है पुर्तगाली ही जो थे वह भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है क्रम जो है स्टार्ट हो जाएगा पुर्तगालियों के आगमन का। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक जो फैक्ट है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। ये प्रश्न जो है बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी, ये सब एग्ज़ाम की भी जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यह क्लास जो है सार्वजनिक है, जिसको मन है वो आकर देख सकता है और ज्ञान ले सकता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1503 में। ठीक है, यहाँ वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ पीएचडी हम लोग नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम को टारगेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ज़्यादा ज्ञान अगर लेना है तो नौकरी मिल जाए, फिर बैठ के ज़्यादा ज्ञान लेते रहेंगे। अभी उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाए। तो पुर्तगालियों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो पहली फैक्ट्री कोचिंग में। फैक्ट्री मतलब वही पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था, यह फैक्ट्री प्रोडक्शन वाला फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पे सामानों को एकत्र करके रखा जाता था और यहीं से जो है अपने जो देश है, अपने देश में पुर्तगाली जो है यहीं से माल को ट्रांसफ़र करते थे। तो पहली जो फैक्ट्री कहाँ पे? तो कोचिंग में। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली फैक्ट्री कोचिंग, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचिंग में। क्लियर है? पहली फैक्ट्री कोचिन में, सुनते चलिएगा, कोचिन। वर्तमान में वो केरल वाला जो रीजन है ना, वही था ये, कोचिन में। क्लियर? ठीक है, और एक और प्रश्न पूछ लेगा कि भारत में पहला दुर्ग किसने बनवाया था? दुर्ग मतलब किला। ये जो कोचिन में जो फैक्ट्री बनाया गया था ना, इसी फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया गया था अल्बुकर्क के द्वारा। ठीक है, यह जो फैक्ट्री है, इसी फैक्ट्री में दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। दुर्ग मतलब किला, यानी चारों तरफ से दीवार से घेर दिया गया था इस फैक्ट्री को, ताकि लूटपाट न हो सके। दुर्ग का निर्माण यहीं पे, दुर्ग का निर्माण। तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो दुर्ग का निर्माण करवाया था अल्बुकर्क ने। ठीक है, अल्बुकर्क बाद में गवर्नर भी बनेगा यह, तो देखेंगे अल्बुकर्क जो गवर्नर बनेगा तो वो क्या क्या करता है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि 1503 में पहली फैक्ट्री कोचिंग में, और इसी फैक्ट्री को सुरक्षा देने के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है अल्बुकर्क के द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? अल्बुकर्क के द्वारा। क्लियर है? कब? तो 1503 में, यानी 1503 में ही, इसी समय। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो थोड़ा बहुत जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी उसे हम लोग देख लिए। अब हम लोग आएंगे किस पे? तो अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पुर्तगाली जो गवर्नर है, जो महत्वपूर्ण गवर्नर है, उनको देखेंगे। क्लियर है? चलिए, आप लोग नोट करते चलिएगा, और अगर पीडीएफ से रिलेटेड भी अगर कुछ सजेशन होगा तो आप लोग दीजिएगा, कोशिश किया जाएगा उसको दूर करने का। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग गवर्नर को देखते हैं। तो गवर्नर में पहला जो गवर्नर होगा वह होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको तो याद करके रखिएगा, इससे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्लियर है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा,
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्लियर है यहाँ तक? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा गवर्नर कब बनेगा? तो 1503 में, याद रखिएगा 1503 में अल्मेडा जो है गवर्नर बनता है। क्लियर है? तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर होगा, यार पहला पुर्तगाली गवर्नर होगा, याद रखिएगा पहला पुर्तगाली गवर्नर। यह अल्मेडा जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर होगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर। सुनते चलिएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा ही ना तो क्लास में ही सब याद हो जाएगा। पहला पुर्तगाली गवर्नर। क्लियर है यहाँ तक? पहला पुर्तगाली गवर्नर। तो जैसे ही 1503 में गवर्नर बनेगा, सॉरी 1503 में नहीं, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 1505 में बनकर आता है, सॉरी थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, 1505 याद रखिएगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, 1505 याद रखिए, 1505 में गवर्नर बनकर आता है। तो जैसे ही 1505 में गवर्नर बनेगा तो गवर्नर बनते ही अल्मेडा क्या करेगा? तो अल्मेडा करेगा कि 1509 में दीव पर अधिकार करेगा। जो दमन दीव वाला जो रीजन है, 1509 में अल्मेडा दीव पर अधिकार करेगा, 1509 में दीव पर अधिकार करेगा। दमन दीव वाला जो रीजन है वर्तमान में, 1509 में दीव पर अधिकार करेगा, दीव पर अधिकार करेगा 1509 में। क्लियर है यहाँ तक? दीव पर अधिकार करेगा। चलिए, और इसके साथ अल्मेडा जो है एक और चीज़ क्या करता है, अल्मेडा ही जो है वह ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाता है। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला हम लोग क्या देखें कि पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है 1505 में अल्मेडा। गवर्नर बनते ही 1509 में दीव पर अधिकार करेगा। फिर अल्मेडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाता है। अल्मेडा ही जो है वह ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाएगा। क्लियर है? ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग जो है शांत जल नीति भी बोल सकते हैं, अथवा शांत जल नीति, अथवा शांत जल नीति। शांत जल नीति। क्लियर है यहाँ तक? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्मेडा क्यों अपनाता है? तो उसके पीछे का रीजन क्या था? तो कारण था कि हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रण में लेना, यानी हिंद महासागर के थ्रू जो व्यापार होता था उसको नियंत्रण में लेना। कारण क्या था? कारण में ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्मेडा क्यों अपनाता है? तो उसके पीछे का रीजन था कि हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रण में लेना। ठीक है? जो हिंद महासागर में जो व्यापार होता था उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करना, यही कारण था ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने का। हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रण में लेना। व्यापार को नियंत्रण में लेना।
क्लियर है यहाँ तक? नियंत्रण में लेना। ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने के पीछे का रीजन यही था अल्मेडा का। तो कहीं ना कहीं अल्मेडा के दूरदर्शी सोच को दिखाता है। यह जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ना कहीं अल्मेडा के दूर दृष्टिकोण को दिखाता है। कारण क्या था कि उस समय के जो भारतीय शासक थे वह जो है समुद्री व्यापार को उतना महत्व नहीं देते थे। ठीक है, कोई भी हो, चाहे अरब व्यापारी ही रहे हो, जितने भी व्यापारी लोग आए थे अल्मेडा यानी पुर्तगाली से पहले, वह उतना ज़्यादा महत्व समुद्री व्यापार को नहीं देते थे। तो यही कारण था कि कहीं ना कहीं अल्मेडा की यह जो सोच थी ना कि पानी में अगर जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक व्यापार पे अपना नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण था कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्मेडा अपनाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में जो पुर्तगाली अल्मेडा के बारे में इतने ये जो 2-3 पॉइंट है यही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न अगर बनाएगा तो इसी से प्रश्न बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में पुर्तगालियों का थोड़ा समझ लीजिएगा यहाँ पे। स्टार्टिंग में पुर्तगालियों का दृष्टिकोण था केवल शांतिपूर्ण व्यापार करना। पुर्तगाली आरंभ में शासन करने नहीं आए थे, ये तो आए थे व्यापार करने, मसालों का व्यापार करने। इनका क्या लक्ष्य था? जैसे उद्देश्य में हम लोग देखे थे कि पहला उद्देश्य क्या था पुर्तगालियों का कि अरब के जो व्यापार पर जो कंट्रोल था उस कंट्रोल को समाप्त करना। दूसरा था कि मसालों पर का जो व्यापार होता था उस पर एकाधिकार स्थापित करना। तीसरा था कि कहीं ना कहीं ईसाई धर्म का प्रचार करना, क्योंकि जब तक अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तब तक पुर्तगाली जो है अपनी कला यानी अपनी संस्कृति के बारे में अपनी संस्कृति से अवगत नहीं करा पाएंगे। उसके लिए थोड़ा धर्म भी एक ऐसा सहारा है जिसके माध्यम से कल्चर को फैलाया जा सकता है। तो यही पुर्तगालियों की सोच थी। आगे हम देखेंगे कि ईसाई धर्म फैलाने के पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बस एक चीज़ याद रखिएगा कि पुर्तगाली जो है स्टार्टिंग में केवल व्यापार करने आए थे और उनका लक्ष्य था कि कहीं ना कहीं मसालों का जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर ले। लेकिन जैसे ही अल्मेडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाएगा, कारण यही है ना कि अब पुर्तगालियों को लगने लगा कि भाई जहाँ से व्यापार हो रहा है वहाँ पे तो हमारा नियंत्रण है, तो क्यों ना अपनी महत्वाकांक्षा को फैला दिया जाए। होता नहीं है कि यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, पीटी निकल गया, उसके बाद आपको अरे भाई मेंस फोड़ देना है। मेंस जैसे ही निकला अरे इस बार इंटरव्यू तो फोड़ ही देंगे, इंटरव्यू में नाम आए तो सफलता जैसे ही मिलेगी आपको तो आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाएगी। यही कारण था कि जैसे ही अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाता है तो अब क्या होगा कि पुर्तगालियों का जो व्यापारिक महत्वाकांक्षा है वो अब बढ़ जाएगा। अब पुर्तगाली खुद को जो है व्यापारी के जगह अब शासक मानने लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहीं से ब्लू वाटर पॉलिसी ही जो है वह पुर्तगालियों के मन में शासक बनने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न कर देती है। क्लियर है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी ही वह टर्निंग पॉइंट था कि भारत में अब व्यापारी जो है वह शासक बन जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या करेगा कि अब अल्मेडा की इस पॉलिसी के बाद अब पुर्तगाली जो है भारत और जो यूरोप के बीच जो व्यापार होता था उस व्यापार पे नियंत्रण स्थापित करने की बात करने लगेगा। तो यहीं से वह जो है पुर्तगाली का जो पावर है भारत में वह इस्टेब्लिश होने लगेगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है मेंस में कभी आपसे एक प्रश्न बना दे, क्योंकि इस एरिया से अभी तक प्रश्न बना नहीं है। तो हो सकता है कि किसी पागल टीचर का ध्यान चला जाए और वह ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर कुछ अजीबोगरीब टाइप का जो है प्रश्न बना दे। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो कितना भी लैंग्वेज चेंज करेगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उस डिमांड के अनुरूप जो है आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? तो अल्मेडा जो है अल्मेडा के बारे में इतनी सारी बातें जो है वह इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलिए
तो बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बाकी गवर्नर को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग जो है बने रहिए, पूरा जो सिलेबस है वह यहाँ पे कंप्लीट होगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने एम पे पूरा फोकस बनाए रखिए। इस बार 70वीं BPSC हमारा है। जितने भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं आप लोग तैयार रहिए। इस बार जो SDM का जो पद है उसमें कम 40% पद तो लेके आना ही है। जय हिंद, जय भारत।